नमस्ते दोस्तों, हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के हाल ही में बने नए सदस्य देश के बारे में बताएंगे हम आपको। विनोद कन्नड़ ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभाला है। साथ ही बताएंगे किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बताएंगे हम आपको हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। बताएंगे हम आपको हाल ही में नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने तक बढ़ा दिया। साथ ही बात करेंगे हमारी स्पेशल क्लास में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कल हमने बात की थी तत्वबोधनी समाज सभा की। बताएंगे हम आपको यूरोप की नदियों के बारे में और बताएंगे भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में जिससे पुराने हमारे ऐतिहासिक है स्मारक हैं उनका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण किया जाता है। और अंत में हमारा रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। प्रश्न 1, विश्व अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 मार्च, 12 मई, 6 जनवरी, 20 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 जनवरी। हम आपको बता दें हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। विश्व अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। यानी विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 जनवरी। अगला प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यदि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन से देश ने नए सदस्य के रूप में जुड़ा है। एंटीगुआ एवं बारबुडा, डोमिनिका, बहामास, जमैका। हम आपको बता दें इंटरनेशनल सौर अलायंस में हाल ही में जो नया सदस्य देश बना है वो है ऑप्शन ए एंटीगुआ एवं बारबुडा। हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 102वां देश बना है एंटीगुआ एवं बारबुडा बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ व बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। अगला प्रश्न 3, विनोद कन्नड़ ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभाल लिया। गो एयर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विस्तारा। विनोद कन्नड़ ने हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ का यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाला है। अगला प्रश्न 4, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन ए सरोज पांडे, अय्यप्पन पिल्लई, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज माधोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अय्यप्पन पिल्लाई। हम आपको बता दें स्वतंत्रता सेनानी जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता
अय्यप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी की सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। इस तरह इसका सही आंसर है अय्यप्पन पिल्लई। अगला प्रश्न 5, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? केरल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खोज ने दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों का प्रभावित करने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। यानी वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आज के दिन हानिकारक साबित हो रही हैं, उनका ये विकसित किया है केरल राज्य में। अगला प्रश्न 6, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटी नामक एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? नेपाल, चीन, फ्रांस, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार क्रम में फ्रांस में उभरे IHU इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटी नामक एक नए स्ट्रेन की खोज दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। अगला प्रश्न 7, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हम आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आज का अंतिम प्रश्न 8, नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 7 महीने, 10 महीने, 4 महीने, 6 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 महीने। नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। अब सभा कानून के तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने की ताकत भी देता है और इसे नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न हम आपको बता दें, हमारे आज के प्रश्न 8 अंतिम प्रश्न था ये। अब बात करते हैं हमारे स्पेशल सेशन की। आज हमारे स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे ब्रह्मा समाज की। हम आपको बता दें हमने इससे बात पहले की थी तत्वबोधिनी समाज की। हमने आपको बताया था तत्वबोधिनी समाज की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उससे पहले हमने बात की थी सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में ज्योतिराव फुले ने। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मा समाज की। एग्जामिनर आपसे पूछेगा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1858 में की। यही ब्रह्मा समाज एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई और किसने की? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यानी राजा राम मोहन राय ने 1858 में जब स्थापना की थी वो ब्रह्म सभा थी। बाद में इसी का नाम बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया।
हम आपको बता दें, ये पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। ये प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। ये सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखता था और ये मूर्ति पूजा के भी खिलाफ था। इसलिए हमने आपको अब तक बताया सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिराव फुले ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। और ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बना, इसकी स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, हमने आपको बताया वोल्गा नदी के बारे में, हमने आपको बताया डेन्यूब नदी के बारे में, और आज उसी श्रृंखला में आज बात करेंगे हम राइन नदी के बारे में। स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में मिलती है राइन नदी। और यूरोप की एक और नदी एल्ब नदी। एल्ब नदी उद्गम चेक गणराज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से होकर जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। हैम्बर्ग शहर इस नदी के तट पर ही स्थित है। अगली नदी पो नदी। पो नदी का उद्गम अल्प्स पर्वत से होता है। ये इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में गिरती है। हमने आपको बताया राइन नदी, एल्ब नदी, पो नदी, जो तीनों नदी हैं वो यूरोपीय महाद्वीप की हैं। वही पो नदी है जो अल्प्स से पर्वत से निकलती है और इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में मिलती है। राइन नदी और एल्ब नदी दोनों नॉर्थ सी में यानी गिरती हैं। और हमने यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, और कल हमने इससे पहले बताया था उसके बारे में। और एक डेन्यूब नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, डेन्यूब नदी दूसरे नंबर की है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, आपका आंसर होगा वोल्गा नदी। वो कहाँ जाकर गिरती है? कैस्पियन सी में। इसके अलावा यूरोप की दूसरी नदी डेन्यूब नदी, सबसे वेस्ट नदी, वो जाके गिरती है ब्लैक सी में। और उसी श्रृंखला में आज हम बात की राइन नदी की, एल्ब नदी की, पो नदी की। पो नदी इटली में बहती है, और वहीं राइन नदी स्विट्जरलैंड में, और एल्ब नदी चेक गणराज्य में, जो कि नॉर्थ सी में जाकर गिरती हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के तहत जिसके तहत पुरानी जो स्मारक हैं उनको भारतीय सरकार और राज्य सरकार संरक्षक करती हैं। वह है अनुच्छेद 49। संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु को यथास्थिति बनाए रखना, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। यानी जो भी हमारे स्टेट में राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है, और वो निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किया जाता है? आपका आंसर होगा 49। इससे पहले हमने आपको बताया था 47, जिसके तहत कोई राज्य सरकार जो कानून बनाती है जैसे शराबबंदी आदि। उससे पहले हमने बताया था 48, जिसके तहत सरकार पशुपालकों का संरक्षण करती है। और उसी श्रृंखला में आज हमने बताया अनुच्छेद 49, जिसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किया जाता है। अब हम कराते हैं आपको रिवीजन जो हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ उनका। सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने आयुष हार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम से संबंध रखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है वो शहर है मेरठ, यूपी के अंदर। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया? वो देश है भारत। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? 20। और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954। वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के जिस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष में उम्र में निधन हो गया वो थे एसएच शर्मा। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल मनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सकलन मुश्ताक। देश की पहली कागज रहित अदालत जो बन गई वह केरल हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने जिस रेलवे बोर्ड हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया? विनय कुमार त्रिपाठी। ये दोनों एग्जाम पॉइंट इस इंपॉर्टेंट है। देश की पहली कागज रहित अदालत और हाल ही में रेलवे बोर्ड के बने चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया वह स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना का लॉन्च किया वह है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। जिस देश की क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी वो देश है पाकिस्तान के। ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख करने की सिफारिश मान ली गई है। राजनीतिक गतिरोध के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया वो देश है सूडान, जो कि अफ्रीका का है। और सूडान से अलग देश बना था साउथ सूडान, जो कि
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य देश है और अंतिम सदस्य देश है। उसके बाद अभी तक कोई नया सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं बना है। सूडान की राजधानी खार्तूम। इसके अलावा जो राज्य देश का पहले एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है वो है हिमाचल प्रदेश। हमने आपको बताया 7 जनवरी का करंट अफेयर सेशन, साथ ही बताया अब तक 7 जनवरी तो हुए घटनाक्रम का रिवीजन, और बताया हमारी स्पेशल क्लास में हमने आपको आर्टिकल 49 क्या कहता है, ब्रह्मा सभा कब ब्रह्मा सभा बनी, कब उससे ब्रह्म समाज स्थापना हुई। हमने आपको बताया राइन नदी, एल्ब नदी, पो नदी जो इटली में बहती है, एग्जाम पॉइंट से पो नदी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पो नदी किस कंट्री में बहती है। आपका आंसर होगा इटली की पो नदी, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि नागालैंड का सशस्त्र बल अधिनियम 1958 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने तक बढ़ा दिया, 6 महीने तक बढ़ा दिया। राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, चंडीगढ़ में किया। हाल ही में किस देश में IHU इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज नामक एक नया स्ट्रेन कोरोना का मिला है, वह है फ्रांस। इसके अलावा किसने 5G माइक्रो अवशोषक विकसित किए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावशाली सुरक्षा कवच का काम करेंगी, केरल ने किया। हाल ही में किस वयोवृद्ध नेता जो भाजपा का था और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी था, 107 वर्ष की उम्र में निधन होगा, अय्यप्पन पिल्लई। इसके अलावा हमने बताया विनोद कन्नड़ किस एयरलाइंस के CEO बने, वो बने विस्तारा के। इसके अलावा हमने बताया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बड़े नए देश एंटीगुआ एवं बारबुडा, और हमारा बताया हमने आपको विश्व अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 6 जनवरी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।